व्यू 360 में। कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमला, पाक चीन ताल्लुकात को कैसे मुतासिर कर सकता है। सदर ट्रंप का अफगान अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के बारे में शक का इजहार। और अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे की गहमा गहमी। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। शुरू करेंगे आज सुबह कराची में चीनी कौंसल खाने पर होने वाले हमले से, जिसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। BLA के 3 हमलावरों ने सुबह 9 बजे चीनी कौंसल खाने में दाखिल होने की कोशिश की तो वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोका, जिस पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड हलाक हुआ, जबकि हमले के बाद जवाबी फायरिंग से 3 हमला आवर और 2 आम शहरी भी हलाक हो गए। तफसीलात के लिए हम चलेंगे कराची मोहम्मद साकिब के पास, जो इस वक्त चीनी कौंसल खाने के करीब मौजूद हैं। साकिब, पहले तो ये बताइए हमें कि सिक्योरिटी का किस किस्म का इंतज़ाम है चीनी जो कौंसल खाना है उसके आसपास कि ये हमला मुमकिन हुआ। थैंक यू सारा। ये चीनी कौंसल खाना कराची के क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में वाक़ है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो गैर मामूली तौर पर रखे जाते हैं। मुकम्मल तौर पर जो स्ट्रीट है जिसमें ये कौंसल खाना वाक़ है उसके दोनों अतराफ में बैरियर्स मौजूद हैं और यहाँ पर न सिर्फ चाइनीज़ कौंसल खाना है बल्कि इसके साथ साथ कोरियन कौंसल खाना भी है और इसके बहुत करीब ही रशियन कौंसलेट भी वाक़ है। तो ये इलाका एक रेड जोन की सूरत हाल है। यहाँ पर पुलिस की नफरी जो है वो 24 घंटे मौजूद रहती है और आमतौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम काफ़ी सख्त होते हैं। कैमरे भी लगाए गए हैं, CCTV कैमरे मौजूद हैं और जो चीनी कौंसल खाने का जो वीज़ा सेक्शन है उसको जो बैरियर्स लगाकर बंद किया गया है ताकि किसी भी शख्स का जो दाखिला है वो ममनू है। आमतौर पर किसी को तलाशी के बगैर आने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो पुलिस का ये कहना है कि चूँकि सिक्योरिटी के इंतजाम काफ़ी बेहतर थे, इसी वजह से जो हमलावर हैं वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सके और उनकी यही कोशिश थी कि वो चीनी कौंसल खाने के अंदर दाखिल हों और चाइनीज़ जो अमला है उसको उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। अच्छा, ठीक, तो ये बताइए कि फिर बात की अब इस वक्त एक तो सूरत हाल क्या, इस वक्त तो आपके पीछे काफ़ी पुरसुकून हमें माहौल नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये बताइए कि किस तरह से इलाके को क्लियर कराया गया है और अब कैसी सिचुएशन है। अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी सूरत हाल काफ़ी नॉर्मलाइज हो चुकी है। ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने अपने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और जो उनकी जो हमलावर हैं उनकी शनाख्त का अमल जारी है। पुलिस ने अब तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया है कि वो लोग कहाँ से आए थे और कैसे आए थे और इसके अलावा वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एक इजलास भी चल रहा है जिसमें इस बात का तयन किया जा रहा है कि आया हमलावरों कराची में पहुँचे और उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए क्लिफ्टन पहुँचे होंगे, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है और इसमें जो दाखिले के रास्ते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वो कौन से ऐसे रास्ते थे जहाँ से वो यहाँ पर पहुँचे और अपने मज़मूम मक़ासिद को हासिल करना चाहते थे। ऑलराइट, मोहम्मद साकिब हमारे साथ थे कराची में कायम चीनी कौंसल खाने से, जिसे आज हमले का निशाना बनाया गया। मोहम्मद साकिब, बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स का। थैंक यू। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज होने वाले इस हमले को चीन के साथ गहरे होते रवाबित के खिलाफ एक रद्द अमल करार दिया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीनी कौंसल खाने पर हमला वाज़ेह तौर पर उन गैर मामूली तिजारती मुआहदों के खिलाफ रद्द अमल है जो हमने चीन के दौरे में किए। इस हमले का मकसद चीनी सरमायाकारों को बकौल उनके खौफज़दा करना और CPEC को नुकसान पहुँचाना है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि दहशतगर्द कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान में कायम चीनी सफारत खाना ने भी एक बयान में हमले की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान की फ़ौज और पुलिस का बर वक्त एक्शन लेने पर शुक्रिया अदा किया है। बयान में इस यकीन का इजहार भी किया गया है कि पाकिस्तान मुल्क में मौजूद चीनी इदारों और अफराद की हिफाजत करने की सलाहियत रखता है और पाक चीन ताल्लुकात को और पाक चीन जो ताल्लुकात हैं उनको ठेस पहुँचाने की कोई भी कोशिश नाकाम ही होगी। चीनी कौंसल खाने पर जो आज हमला हुआ है वो क्या जाहिर करता है और इसके कितने गहरे नताइज मुरतब हो सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे इस्लामाबाद में कायम तहकीकी इदारे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ के डायरेक्टर मोहम्मद आमिर राना से, जो बज़रिया स्काइप इस वक्त हमारे साथ हैं। आमिर राना, वेलकम टू व्यू 360। मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगी कि हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है। अब हमारी जो पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी ये पता लगाना चाह रही हैं कि हमलावर कौन थे, कहाँ से आए, लेकिन बहरहाल जो स्टेटमेंट आई है वो BLA की तरफ से आई है। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके खिलाफ एक रद्द अमल है। अगर BLA ने वाकई ये अटैक किया है तो क्या ये सिर्फ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स के खिलाफ और पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के खिलाफ रद्द अमल है, या एक जो तवील अरसे से ग्रीवेंस BLA की चली आ रही है स्टेट के साथ, ये उसकी एक कह लीजिए एक नई एग्जाम्पल, एक नई कड़ी है?
देखिए BLA का ये कोई जो चाइनीज इंटरेस्ट पाकिस्तान में, उन पे कोई पहला हमला नहीं है। और वज़ीर आज़म के दौरे चीन से बहुत पहले आपको याद होगा कि दालबदीन में एक खुदकुश हमला किया गया था BLA की तरफ से चाइनीज इंजीनियर की बस के ऊपर, वो हमला भी नाकाम हुआ था। और इस साल के अंदर तकरीबन 12 हमले जो BLA ने किए हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, उसके ज्यादा टारगेट वही सिक्योरिटी फोर्सेस रही हैं जो CPEC के प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द जो ज्यादा तैनात हैं। तो हमें पता है कि BLA का एक मखसूस नुक्ता नज़र है और चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट है, प्रोजेक्ट्स हैं, उनके मुतालिक उनका नुक्ता नज़र है और उसको बड़ा वो तनकीदी और क्रिटिकल नज़र से देखते हैं। उनको लगता है कि जो बलोचों के हकूक़ की तहरीक है वो CPEC के आने के बाद वो कमज़ोर पड़ेगी। जाहिर है कि एक उनका गुस्सा है, इसका कोई ऐसा ताल्लुक वज़ीर आज़म के हालिया दौरे के साथ नहीं है, बल्कि जो वहाँ पे एक इंसर्जेंसी की सूरत हाल है उसी से ताल्लुक है। और इसके लिए इसको एक मखसूस मानों में, मखसूस तनाजुर में देखने के बजाय इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा, और उसी ब्रॉडर तनाजुर में देखेंगे तो आप पायदार हल की तरफ आप पेशरफ्त कर सकेंगे। अब जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि CPEC के खिलाफ BLA का जो मौक़िफ़ है वो पहले से हम जानते हैं, लेकिन कराची के कौंसल खाने को निशाना बनाना, इससे क्या ज़ाहिर होता है कि जो CPEC के खिलाफ एक्टिविटीज़ हैं या जो बलूचिस्तान में भी अगर जो मूवमेंट चल रही है उसका भी जो स्कोप है अब वो किस तरफ जा रहा है? देखिए, जो बेशतर हमले इनके हैं वो बलूचिस्तान के अंदर है, और उन हमलों का कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको बलूचिस्तान से बाहर और चाइनीज़ कौंसल खाने के ऊपर हमला करके किया तो फ़ौरन पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनी गई है। और यकीनन यही आदाब होते हैं जब अस्करियत पसंद दहशतगर्द किसी भी टारगेट को को निशाना बनाते हैं, तो वो उन्होंने ऑब्जेक्टिव अचीव किया है और एकदम से एक पूरी फिजा बनी है और BLA के ऊपर बात शुरू हुई है, बलूचिस्तान के ऊपर बात शुरू हुई। उस हवाले से तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने अहदाफ को हासिल किया है, लेकिन ये इसके साथ साथ हमें भी ये देखने की ज़रूरत है, हुकूमत पाकिस्तान को, हमारे सिक्योरिटी के इदारों को, कि जब भी इस किस्म की कोई कार्रवाई होती है, ख़ास तौर के ऊपर CPEC को टारगेट करने से मुतालिक, तो सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए जाते हैं। और हमें पता है कि CPEC प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा सिक्योरिटी के ऊपर खर्च हो रहा है, उसकी कास्ट बढ़ जाती है और इसके लिए ज़रूरी है कि एक बड़ा जामे मनसूबा अभी भी बनाया जाए और उसको तमाम मुमकिना, खा वो सियासी पहलू हैं या हार्ड आपके पास अप्रोचेस फ्रेमवर्क हैं, उनको अप्लाई किया जाए और इसको किसी भी तरीके से इन प्रोजेक्ट्स को कंप्रोमाइज ना किया जाए सिक्योरिटी के नाम पे। CPEC की जो अहमियत है वो पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए है, दोनों ही ये चाहते हैं, क्योंकि आलमी सतह पे देखा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से आगे बढ़ सकता है। और इस वक्त हमने देखा भी कि दोनों ही साइड्स ने इस अटैक के बाद एक दूसरे में कॉन्फिडेंस का इजहार किया और पाक चीन ताल्लुकात को जो तहफ़्फ़ुज़ देने की भी बातचीत की गई। लेकिन ये मुझे बताइए कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उस पे इस अटैक का अब क्या असर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक अरसे से और भी बहुत सारे मसाइल हैं, इंसर्जेंसी है, लापता अफराद का मसला वहाँ पे चल रहा है। अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल वहाँ मज़ीद ख़राब होती है और सिक्योरिटी फोर्सेस मज़ीद कह लीजिए शिद्दत के साथ वहाँ कार्रवाई करती हैं, तो फिर सूरत हाल किस तरफ आपको जाती नज़र आ रही है? स्टेट की और जो सिटीजन्स की आपस में रिलेशनशिप है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए बताइए। देखिए, बलूचिस्तान में अभी तो सूरत हाल खासी बेहतर हुई थी गुज़श्ता चंद माह के दौरान, और जो शिद्दत पसंद हमले हैं उनमें कमी वाक़या हुई थी, लेकिन इस वाक़े के बाद जाहिर है कि रियासती इदारों की तरफ रद्द-ए-अमल आएगा और इम्कान यही है कि ऑपरेशन एक बड़े पैमाने के ऊपर शुरू होगा, और जिससे कुछ हमें तो रिटेलिएशन का इम्कान भी है। लेकिन बार बार जो तज्जियाकार कहते हैं और जो भी कंसल्टेशंस होती हैं और दोनों तरफ से, उसमें ये खास तौर पे बात की जाती है कि तमाम जो ज़राए हैं जो पीसफुल रेजोल्यूशन के, उनको भी इख्तियार किया जाए, कोई मुकालमा शुरू किया जाए। ये बताइए, वक्त की कमी की वजह से हमें यहाँ पे बात को मुख्तसर करना होगा, अगर आप ब्रीफली मुझे सिर्फ ये बता सकें कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात पे इससे आप देखते हैं कोई मनफी असर पड़ेगा या कंटेन करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ना इसके ऊपर CPEC के ऊपर असर पड़ेगा और ना ही पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात पे असर पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि ये इस किस्म के हमले जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं अमूमन उसको कंसीडर किया जाता है कि इतना सिक्योरिटी थ्रेट तो उसको होगा। ठीक है, ऑलराइट। आमिर राना हमारे साथ थे इस्लामाबाद से, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ के डायरेक्टर। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।
دوسری جانب آج سابق قبائلی علاقے اورگزئی میں بھی ایک بڑا حملہ ہوا جس میں اب تک کم از کم 30 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اورگزئی کے مقامی افراد کے مطابق دھماکہ ایک ہفتہ وار بازار میں ہوا جب وہاں سینکڑوں افراد موجود تھے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کئی افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اورگزئی کرم شمالی وزیرستان اور ہنگو سے ملحق ایک علاقہ ہے جہاں عسکریت پسندوں کے خلاف 2008 سے سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے آج کے دونوں حملوں کو ایسے عناصر کی ملک میں سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت بدامنی پھیلانے کی کوشش قرار دیا ہے جو بقول ان کے ملک کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کو ہر صورت کچل دیا جائے گا۔ تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پہ آپ اپڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کو صورتحال کے بارے میں ماہرین کی آراء اور تجزیے بھی پڑھنے کو ملیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان امن عمل میں امریکہ کی پوزیشن کو مضبوط قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ان مذاکرات کی کامیابی کے بارے میں غیر یقینی کا اظہار بھی کیا ہے۔ تھینکس گیونگ کے موقع پر فوجیوں کی خدمات کو سراہتے ہوئے صدر نے اشارہ دیا کہ وہ بیرون ملک تعینات فوجیوں سے ملنے کے لیے بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ایک ایسا فیصلہ جس میں تاخیر پر انہیں تنقید کا سامنا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر ٹرمپ نے تھینکس گیونگ ڈے پر فوجیوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ دن کے آغاز میں انہوں نے ایک کانفرنس کال کے ذریعے ان امریکی فوجیوں سے خطاب کیا جو بیرون ملک خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ملک کی معیشت بہتر چل رہی ہے، بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک سے بہتر۔ ہم ایک پرجوش قوم ہیں۔ آپ ایک ایسے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں جو کہ بہت اچھی کارکردگی دکھا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کو اس بات پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ انہوں نے اب تک بیرون ملک موجود فوجیوں سے جا کر ملاقات نہیں کی۔ ہم مناسب موقع پر کچھ دلچسپ کام کریں گے۔ جب ایک رپورٹر نے یہ تفصیلات مانگی کہ صدر کب ایسا کریں گے تو ان کا کہنا تھا کہ وہ کچھ بتا نہیں سکتے۔ امریکہ نے طالبان کے ساتھ حال ہی میں براہ راست مذاکرات کا آغاز کیا ہے۔ افغان امن عمل کے لیے خصوصی امریکی مندوب سفیر زلمے خلیلزاد اس سلسلے میں طالبان سے براہ راست بات چیت کر رہے ہیں۔ ہماری افغان مذاکرات میں بہت مضبوط پوزیشن ہے جس کا لوگوں کو علم نہیں ہے۔ لیکن اس موقع پر صدر نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ مذاکرات ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں، شاید ہوں شاید نہ ہوں۔ اب تک افغان جنگ میں 2400 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ امریکہ اپنی تاریخ کی اس طویل ترین جنگ پر اب تک $1 ٹریلین خرچ کر چکا ہے۔ زلیتی کاہو کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ شام میں 7 سال سے جاری جنگ کی حقیقت جہاں عام شہری اور صحافی اب تک لے کر آ رہے ہیں، وہیں آرٹسٹ بھی ان لوگوں کے جذبات کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا سب کچھ جنگ نے چھین لیا۔ انہی میں سے ایک ہیں شامی آرٹسٹ محمد حفیظ، جو جنگ سے تباہ شدہ گھروں اور عمارتوں کی نقل کو سوٹ کیسوں میں تراشتے ہیں۔ ان کا کام امریکہ کے کئی عجائب گھروں اور آرٹ گیلریز میں لوگوں کی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان تباہ شدہ عمارتوں کی لٹکی ہوئی سیڑھیاں اور بکھرے ہوئے کپڑے ان لوگوں کے احساسات کی ایک تصویر ہے جو کبھی یہاں رہ چکے ہیں۔ امریکی ریاست کنیکٹک کے فیئر فیلڈ میوزیم میں رکھے گئے یہ فن پارے شام کی ان گلیوں کے عکاس ہیں جہاں 7 برسوں سے جاری جنگ کی وجہ سے لاکھوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ بے شمار دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ میرے خیال میں یہ کہنا آسان ہے کہ مجھے تباہیوں سے جنون کی حد تک دلچسپی ہے، لیکن یہ جنونیت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں شام میں ہونے والی تباہیوں کی جانب متوجہ کرتی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ تجسس رہتا ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ محمد حفیظ شام میں پیدا ہوئے اور سعودی عرب میں پلے بڑھے۔ 15 برس قبل وہ فن تعمیر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ آ گئے۔ حفیظ اپنے آرٹ کے ذریعے پرانے سوٹ کیسوں میں لڑائی سے بھاگنے والے پناہ گزینوں کی حالت اظہار کے علاوہ ان گھروں اور جگہوں پر بھی روشنی ڈالتے ہیں جو پناہ گزینوں کو مجبوراً چھوڑنی پڑی۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ میں یہ پروجیکٹ کر رہا ہوں تو بہت سے لوگ اپنے والدین اور آباء و اجداد کے سوٹ کیسز میرے پاس لائے۔ ان میں یہودی، جرمن، آئرش اور انڈین کمیونٹی کے لوگ شامل تھے۔ دیکھنے والوں کے لیے محمد حفیظ لفظ پناہ گزین کی ایک نئی تعریف پیش کر رہے ہیں۔ میں ان کی اس بات سے بہت متاثر ہوئی کہ کیسے آرٹ کے ذریعے کسی المیے کے انسانی ہمدردی کے پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ The artist really captures that even in
اس آرٹسٹ نے دراصل بتایا ہے کہ تبدیلیوں اور برے سے برے حالات میں بھی آپ کو خوبصورتی نظر آتی ہے۔ آرٹ کے ذریعے لوگوں کے مابین رابطے بڑھانا حفیظ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ میں آرٹ اپنی ذاتی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں بناتا، بلکہ ان لوگوں کو کچھ بتانے کے لیے کرتا ہوں جو پناہ گزینوں، امریکی مسلمانوں اور تارکین وطن کے بارے میں تلخ جذبات رکھتے ہیں۔ کیرول پیئرسن کے ساتھ شہناز نفیس، اردو VOA۔ خوبصورت اور نفیس دکانوں میں تو آپ سونا دیکھتے ہی ہیں، مگر کچھ لوگ اسے مٹی کے برتنوں، قالین اور گندگی کے ڈھیر سے بھی نکالتے ہیں۔ جب ہم نے کراچی سے اسی پہ ایک رپورٹ پیش کی تو پھر ہمیں پشاور میں بھی ایسے ہی کاروبار کے بارے میں بتایا گیا۔ ہم نے سوچا کیوں نہ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں یہ کام کیسے ہو رہا ہے۔ تو پیش ہے عمر فاروق کی یہ رپورٹ۔ یہ پشاور میں واقع اندر شیر بازار ہے۔ یہ صوبہ بھر میں سونے کے زیورات کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، مگر سونے کے ساتھ اس کاروبار کا حصہ بننے والی اور چیزیں بھی بکتی ہیں، جیسے دکانوں میں بچھے قالین، سونا پگھلانے کے لیے استعمال ہونے والی مٹی اور پتھر کے برتن، یہاں تک کہ اس مارکیٹ کی مٹی اور نالیوں سے نکلنے والی گندگی بھی قابل فروخت ہے۔ جو سوان کرتے ہیں، باریک کام کرتے ہیں، مدراسی کام کرتے ہیں، تو اس میں ہم سے یہ زرے گر جاتے ہیں، تو پھر یہ ہمارا جو شاگرد ہوتے ہیں یہ اس کو جھاڑو لگا کے اس کی مٹی ڈبے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کارپیٹ جو ہے نا، ڈیوے اور کارپیٹ، یہ اس میں ہم سونا گلاتے ہیں، یہ جب اس سے ہم اس پہ پڑ جاتے ہیں یہ زرے، تو پھر اس کو ہم بیچ دیتے ہیں۔ دکانوں میں جھاڑو لگا کے جو گند، مٹی اور ریت نکلتی ہے اس کو نیارہ کہتے ہیں۔ ریاض احمد کا نیارے اور قالین سے سونا نکالنے کا کارخانہ ہے۔ اس کارخانے میں روزانہ تقریباً 1 سے 1.5 من ریت، مٹی کے برتن، کارپیٹ، لکڑی اور دوسری استعمال شدہ اشیاء لائی جاتی ہیں، جنہیں مشین میں ڈال کر انتہائی باریک ریت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ پھر اسی ریت کے ساتھ سیسا یعنی لیڈ اور دوسرے کیمیکل شامل کر کے اس کو تیز درجہ حرارت پر پگھلایا جاتا ہے، جس کے بعد سونے سے دوسری اشیاء کو الگ کیا جاتا ہے۔ سونا نکلتا جب ہم بازار سے خریداری کرتے ہیں نا، مال کٹھا لاتے ہیں، اس میں ہوتے ہیں کارپیٹ بھی، اس میں ہوتے ہیں وہ کٹھیالی ہوتی ہیں، ہم اس کو بولتے ہیں دیوے، ایک ہوتا ہے نیارہ۔ یہ کئی قسم کا کام ہو، ایک قسم کا کام نہیں ہے، مختلف نیارے بھی ہوتے ہیں، ہر یہ جو گلیاں صاف کرتے ہیں۔ نیارے سے سونا نکالنے کے اس پورے عمل میں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، پھر کہیں جا کر 1 من ڈھیر سے صرف چند ماشے سونا ہی نکل پاتا ہے۔ نیارے سے سونا نکلنے کا دار و مدار سنیار کے کام کے حساب سے ہوتا ہے۔ ہم یہ کارپیٹ جو ہے نا یہ سنیارے سے لاتے ہیں، وہ کوئی سال کام کرتے ہیں، کوئی 6 مہینے کام کرتے ہیں، وہ ادھر لاتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، پھر اس کو جلا کے پھر اس کی گلائی کرتے ہیں، پھر وہ سونا نکلتا ہے۔ تقریباً 1 سال کا کارپیٹ لیتے ہیں، جس کا کام اچھا ہو اس سے تولہ بھی نکلتا ہے، 6 ماہ سے بھی نکلتے ہیں، اس طرح مختلف سونا نکلتا ہے۔ یہ کوئی پکا نہیں ہے کہ تولہ ہی نکلنا ہے یا تولہ، یہ 6 ماہ سے بھی نکلتا ہے، 3 ماہ سے بھی نکلتا ہے، کام کے حساب سے نکلتا ہے۔ پاکستان میں سونے کو دولت اور عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے ذریعے روزی کمانے والوں میں سے وہ بھی ہیں جنہیں اپنے ہاتھ گندے کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا پڑتا ہے۔ عمر فاروق، اردو VOA، پشاور۔ آج امریکہ میں بلیک فرائیڈے ہے، شاپنگ کے لحاظ سے بہت بڑا دن۔ جمعرات کو تھینکس گیونگ کا کھانا کھانے کے بعد سے ہی ملک بھر کے مالز کے باہر لوگ لائنوں میں لگنا شروع ہو گئے تاکہ ہزاروں ڈالرز کی چیزیں چند $100 میں خریدی جا سکیں۔ تو بلیک فرائیڈے میڈنس کی ایک جھلک لے کے آئے ہیں ریاست مشیگن سے آفتاب بورڈ کا۔ ریاست مشیگن میں سردی معمول سے زیادہ اور درجہ حرارت تقریباً -4 ڈگری سینٹی گریڈ ہونے کے باوجود بلیک فرائیڈے کی شاپنگ کرنے والوں میں کمی نظر نہیں آ رہی۔ میڈیسن ہائٹس کے اس بیسٹ بائی اسٹور کے باہر کا یہ منظر کم و بیش پورے امریکہ کی ترجمانی کرتا ہے۔
इस साल स्टोर खुलने का वक्त शाम 5 बजे रखा गया था और लोग उससे पहले ही बड़ी तादाद में कतार लगाकर खड़े हो गए। वैसे तो ये तमाम स्टोर जुमेरात देर रात तक खुले रहते हैं और जुमे के दिन भी स्पेशल सेल्स रहती हैं, लेकिन इस दिन की जो सबसे मशहूर शॉपिंग कैटेगरी है उसे डोर बस्टर डील्स कहा जाता है। कुछ लिमिटेड आइटम्स पर भारी मिकदार में डिस्काउंट दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग स्टोर्स खुलने से पहले ही यहाँ पहुँच जाते हैं। I'm buying a TV, I'm buying some video gaming stuff for my son. I hope they don't sell out of that Xbox 360. You know? फन है और क्या करना है, टाइम वो वेस्ट कर लेते हैं, चलो बंदा थोड़ा सा शॉपिंग बंदा आगे पीछे घूम लेता है। ब्लैक फ्राइडे शॉपिंग के हवाले से अमेरिका के मसरूफ़ तरीन दिनों में से एक दिन गिना जाता है। फॉर्च्यून मैगजीन के एक अंदाजे के मुताबिक इस साल सिर्फ ब्लैक फ्राइडे के दिन तकरीबन $6 अरब की सेल्स मुतवक्को है। आफ्ताब बोरका, उर्दू VOA, मैडिसन हाइट्स, मिशिगन। ब्लैक फ्राइडे डील्स देने के लिए बहुत से स्टोर्स थैंक्स गिविंग की शाम को ही खुल जाते हैं, लेकिन अब बहुत से अमरीकी इसके खिलाफ भी हैं। उनका कहना है कि थैंक्स गिविंग का दिन अपने ख़ानदानों के साथ गुजारना चाहिए, ना कि शॉपिंग करते हुए या फिर दुकानों में दूसरों के लिए काम करते हुए। तो इसके लिए अब कुछ बड़े चेन स्टोर्स ऐसे हैं जो जुमेरात को नहीं खुलते, बल्कि बाज़ तो ब्लैक फ्राइडे को भी बंद रहते हैं। शॉपिंग का अगला बड़ा दिन होगा साइबर मंडे, जब ऑनलाइन ज़बरदस्त डील्स मिलेंगे और मेरा इस महीने का पे चेक मिनटों में उड़ जाएगा। वैसे थैंक्स गिविंग सफ़र के लिहाज से 20 साल का एक इंतहाई मसरूफ़ दिन होता है। इस मरतबा तकरीबन 5 करोड़ अमरीकी बज़रिया सड़क, ट्रेन और हवाई जहाज़ सफ़र कर रहे हैं। हाईवेज़ पर गाड़ियों की मील हा मील लंबी कतारें नजर आईं इस दफ़ा, जबकि हवाई अड्डों पर भी मुसाफिरों ने लंबी लाइनों में लग के सफ़र का आगाज़ किया। मुल्क के बेशतर हिस्से में शदीद सर्दी के बावजूद थैंक्स गिविंग का त्यौहार पूरे जोश खरोश से मनाया गया। और हॉलीवुड के सितारों के लिए भी थैंक्स गिविंग के बाद एक मसरूफ़ वक्त शुरू हो जाता है। इनफैक्ट पहले हैलोवीन, फिर थैंक्स गिविंग और अब क्रिसमस की तैयारी की जा रही है। लेकिन फिल्मी दुनिया का जो कारोबार है वो फिर भी नहीं रुकता। तो जाने से पहले आज देखते हैं हॉलीवुड हाईलाइट्स, जो लेकर आई हैं वर्दा खलील। अमेरिका की म्यूजिक इंडस्ट्री के कामयाब तरीन रैपर्स में से एक स्नूप डॉग के नाम का एक सितारा अब हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर जगमगाएगा। सितारा नस्ब करने की तकरीब की मेजबानी मारूफ टीवी होस्ट जिमी किमल ने की। इस मौके पर मदाहों की बड़ी तादाद हॉलीवुड ब्लूवॉर्ड पर मौजूद थी। स्नूप डॉग ने अपने मदाहों, अपनी बीवी और खुदा का शुक्र तो अदा किया ही, साथ ही अदा किया अपना शुक्रिया। I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. स्नूप डॉग की पहली एल्बम को आए 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। पॉप स्टार कैटी पेरी ने आमदन के लिहाज से अपनी साथी गुलकाराओं को पीछे छोड़ दिया है। जून 2017 से जून 2018 तक उन्होंने $8 करोड़ से भी ज्यादा कमाए। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक टेलर स्विफ्ट $8 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि गुज़िश्ता साल नंबर 1 रहने वाली बियॉन्से इस साल तीसरे नंबर पर रहीं, जिन्होंने $6 करोड़ कमाए। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। फैंटास्टिक बीस्ट्स द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड ने रिलीज के पहले हफ्ते में $74 मिलियन से जायद कमा लिए हैं। अंदाजा लगाया जा रहा था कि पहले हफ्ते में ही पिछली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो जाएगी। अगरचे इस हवाले से फिल्म साजों के अंदाजे गलत साबित हुए, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में बड़ी रकम कमाने में जरूर कामयाब हो गई। Today we will do mean things and we will do them in style. बॉक्स ऑफिस पर नंबर 2 पर रही द ग्रिंच, जो अब तक $138 मिलियन कमा चुकी है, जबकि थैंक्सगिविंग वीक पर रिलीज होने वाली फिल्म रॉफ ब्रेक्स द इंटरनेट बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने के लिए भी तैयार है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि एनिमेटेड फिल्म थैंक्सगिविंग पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी। If I'm not a racer, what am I? Oh, you're my best friend. वर्दा खलील, उर्दू VOA, वॉशिंगटन। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। अब सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।